तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का मैकेनिक्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे, मतलब कि जितना भी टॉपिक है उसको एक एक करके हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर, उसके बाद है रेक्टिलिनियर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसका एग्जाम्पल देख लेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, एसएचएम और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं सारे टॉपिक को एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज काइनेमैटिक्स एंड व्हाट इज काइनेटिक्स। ये होता क्या है आखिर। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में हम लोग को मोशन पढ़ना है। तो देखिए, मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं मोशन। मैकेनिक्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब कि जो रेस्ट में है, डायनेमिक्स मतलब कि जो मोशन में है। अब देखिए, जो डायनेमिक्स होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है काइनेमेटिक्स, और दूसरा होता है काइनेटिक्स, एंड द सेकेंड वन इज काइनेटिक्स। तो अभी काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स क्या होता है? देखिए, दोनों में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में। दोनों में हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में। ये भी हम लोग को मोशन के बारे में बताता है, ये भी हम लोग को मोशन के बारे में बताता है। बट हम लोग काइनेमेटिक्स में फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं कि किस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है उस पर। इसको हम लोग फोर्स नॉट कंसीडर। बट इन काइनेटिक्स हम लोग फोर्स को कंसीडर करते हैं, मतलब कि कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में बस इतना सा फर्क है कि दोनों में हम लोग मूवमेंट ऑफ बॉडी या मोशन के बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में फोर्स को नॉट कंसीडर एंड काइनेटिक्स में फोर्स को कंसीडर करते हैं। तो अगर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा तो यही पूछ सकता है कि कौन सा काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में से फोर्स कंसीडर कौन करता है, कौन नहीं करता है। तो ये आप लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, स्केलर क्या होता है? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि जिसके पास दिशा ना हो। वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि जिसके पास दिशा हो। तो स्केलर क्या होता है कि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, हम लोग को पता है, ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल हो गया मेरा वर्क, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, पावर, ये सारा हो गया मेरा स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है और साथ ही साथ दिशा भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहता है जिसके पास। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, उसके बाद फोर्स। जिसके पास में डायरेक्शन दिखे हम लोग को उसको हम लोग बोलेंगे, और साथ में मैग्नीट्यूड उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट जहां आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्केलर है कि वेक्टर है, खासकर उसको अच्छे से हम लोग को देखना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर में एक लग जाता है, एक लाइन लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये हम लोग को क्या, ये डायरेक्शन शो करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, इसी वीडियो में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग वर्क के एग्जांपल में देखते हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए,
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन एक डॉट प्रोडक्ट लग रहा है जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, स्केलर। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो तो वो क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है, जो रिजल्ट मिलता है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे। फॉर एग्जाम्पल फोर्स दिया हुआ है आपका, वेक्टर आता है आई जे के फॉर्म में, आई 3i प्लस 2i प्लस 3j प्लस 4k, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k। तो अगर आप लोग को डॉट प्रोडक्ट करने आता है तो याद होगा कि देखिए वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 2i को i के साथ मतलब 2 इंटू 1, j को j के साथ मतलब 3 इंटू 2, एंड k को k के साथ। कितना हो गया, 12 6 18 2 20 जूल, ठीक है, ये हो गया मेरा वर्क। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग। तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग को इसी को निकालना रहता है, ठीक है, कि आपका एक दिया रहता है 2i प्लस 3j प्लस 4k, एंड दूसरा वेक्टर दिया रहता है i प्लस 2j प्लस 3k, और इसी के बीच में हम लोग को निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे निकालते, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर भी हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो सबसे पहले i j k, पहला रो में हम लोग लिख दिया i j k, दूसरा में i j k का कोफिशिएंट क्या है, 2 है 3 है 4 है, और उसके नीचे क्या है, 1 है 2 है 3 है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में ही आएगा, ठीक है, मतलब जो सॉल्व करेंगे वो भी i j k के फॉर्म में ही आएगा। तो आप लोग सॉल्व करने आता होगा, और नहीं आता है तो देख लीजिए, i को लेंगे तो उसका रो कॉलम कैंसल, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, फिर माइनस j, बिल्कुल जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 4 2j हो गया, एंड लास्ट में k को करेंगे तो रो कॉलम कैंसिल करते हैं, देखिए k को लेते हैं, रो कॉलम कैंसिल, बचा 2 3 1 2, तो 2 2 जा 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 3 1, मतलब i माइनस 2j प्लस के, इस वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देख लिए। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रहता है, स्केलर उसको बोलते हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, देखिए फॉर एग्जांपल कि एक कार है जो मेरा मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, एक कार है जो मेरा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। कि देखिए सीधा मूव कर रहा है, लाइन में मूव कर रहा है। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, उसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो लाइन में मूव कर रहा है, इसीलिए वो अलग फॉर्म ऑफ मोशन हो गया। मोशन में हम लोग दो टाइप से बांट सकते हैं, एक होता है पीरियोडिक, एक होता है नॉन पीरियोडिक। तो जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है, तो मतलब सिंपल से लाइन में ये मूव कर रहा है। तो अब रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहला चीज तो है कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा मेरा कि वो टोटल जो दूरी होता है, टोटल दूरी की यहां से यहां तक जो हम लोग ट्रैवल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ओनली मीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पैथ। तो बहुत बार देखिए डिस्प्लेसमेंट को पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बॉडी यहाँ पे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ पे आके रुक रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो शॉर्टेस्ट पैथ रहता है, ये जो शॉर्टेस्ट पैथ है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पैथ, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी यूनिट मीटर में हो जाएगा क्योंकि ये भी एक दूरी को हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका भी मीटर हो जाएगा। अब देखिए जानने वाला बात यहाँ पे ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता है, एक बार क्वेश्चन बहुत सारे जगह में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा चारों में से ऑप्शन है जो बॉडी अगर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरा जगह फिर भी जीरो हो सकता है। तो देखिए ना टाइम जीरो हो सकता है, ना वेलोसिटी जीरो हो सकता है, ना स्पीड जीरो हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट अगर एक बॉडी है यहाँ पे और घूम के वहीं पे आके रुक जाता है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां था वहीं पे दूरी भले मान लीजिए 5 मीटर का सर्कल है, 5 मीटर दूरी भले ट्रेवल कर लिया, ठीक है, सर्कमफेरेंस है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो होगा क्योंकि जहां था वहीं पे आके रुक गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, जीरो, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो भी हो सकता है। टाइम क्या होता है, जितना टाइम लगता है किसी दूरी को ट्रैवल करने में, हम लोग टाइम, आप लोग का अगर कोई न्यूमेरिकल दिया रहा है तो टाइम दिया रहेगा क्वेश्चन में कि समय, कितना समय
में इतना समय में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, तो स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। तो अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। ये बता सकते हैं आप लोग कि दोनों में से कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। क्योंकि स्पीड जो रहता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी रहता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या पढ़े थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये सारा चीज हम लोग को नोन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये सारा चीज। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एक्सीलरेशन, त्वरण किसको कहते हैं। हिंदी में हम लोग जानते हैं त्वरण, इंग्लिश में जानते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज त्वरण, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले आइए निकालते हैं। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी है जिसका पहले वेलोसिटी था u, टी टाइम बाद, टाइम कितना, टी टाइम बाद वेलोसिटी हो गया v। तो यही जो चेंज हुआ v माइनस यू, रेट मतलब नीचे t लगता है, तो t टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी को होता है मीटर पर सेकेंड और नीचे में एक और टाइम है, तो एक और टाइम हो गया सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे। कौन सा, 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन होता है जिससे हम लोग को हो सकता है कि न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं सारा इक्वेशन। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो हम लोग देख लेंगे कि 3 इक्वेशन होता है। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। देखिए जहां पे मेरा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग को जानना यहाँ पे ये है कि किस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम लोग सभी को लिख लेते हैं कि किसका क्या मीनिंग बन रहा है। v मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कि पहले कितना वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी। s मतलब है डिस्प्लेसमेंट, s मींस डिस्प्लेसमेंट। a मतलब एक्सीलरेशन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, a मतलब एक्सीलरेशन। t मतलब टाइम होता है, हम लोग को पता है। तो ध्यान से देखिए, अब अगर हम लोग को न्यूमेरिकल दिया तो सर कौन सा मोशन का क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला को यूज करेंगे, 1 को कि 2 को कि 3 को। तो ध्यान से देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब s का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं है, और हम लोग को निकालने बोल दे कि v का वैल्यू कितना होगा, अगर u इतना है, u दिया रहेगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, v कितना है। तो जहां डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं है वहां पे हम लोग को यही पहला वाला फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट दे दिया न्यूमेरिकल में, अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिया आप लोग को, वहां पे डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे, तो हम लोग ये दोनों को यूज कर सकते हैं। देखिए ये दोनों में डिस्प्लेसमेंट का यूज हो रहा है, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों जो फॉर्मूला ये हम लोग जो पहले पढ़ते हैं एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट, उसी में से ये डिराइव हुआ है, ठीक है, ये कोई अपने से बनाया गया फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए अब अगर साथ में t भी दिया रहे तो हम लोग ये सेकेंड वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया गया, एक्सीलरेशन दिया गया, वेलोसिटीज दिया गया है,
तो हम लोग को टाइम दिया ही नहीं गया है, तो फॉर एग्जांपल u दिया है, a दिया है, s दिया है, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं v² = u² + 2as। तो इसी तरीके से हम लोग को फॉर्मूला को यूज करना है कि कौन सा यूज करेंगे। पहला कब यूज करेंगे, जब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया रहे। दूसरा यूज करेंगे, अब एक और चीज बनता है कि आप लोग को क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे पूछ सकता है, आप लोग को 4 इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा कि इसमें से कौन सा इक्वेशन नहीं है। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन को तभी टिक मार पाइएगा जब आप लोग को बाकी 3 याद होगा। तो पहले तो आप लोग बाकी तीनों देख लीजिए कि v = u + at, s = ut + ½ at² एंड नेक्स्ट क्या है, v² = u² + 2as। बस ये तीनों फॉर्मूला होता है। अब देखिए, जब कोई बॉडी अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, जब उसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो ये जो a है तीनों फॉर्मूला में, ये -g से चेंज हो जाता है। ठीक है, कि देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू क्या होता है, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन लग रहा है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब उसके अगेंस्ट अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ वर्टिकली, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, इसी 3 इक्वेशन में हम लोग a की जगह -g लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा v = u - gt, उसके बाद u = ऐसे लिख सकते हैं s = ut -½ at², एंड लास्ट क्या था, v² = u² - 2gs। ये केस तभी होगा जब मेरा वर्टिकली ऊपर जाएगा, अगर नीचे आए तो मेरा सिर्फ क्या होगा, इससे हम लोग g को चेंज कर देंगे, जहां जहां a है वहां वहां हम लोग g पुट कर देंगे। और g का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका था 0 और उसके बाद इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर/सेकंड² 5 सेकंड में। ठीक है, फिर 5 सेकंड बाद इसका हो गया 20 मीटर/सेकंड²। तो देखिए एक यूनिफॉर्म इंटरवल में एक मतलब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है। यहां से 10 चेंज हुआ, फिर 10 चेंज हुआ, टाइम कांस्टेंट, मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है उतना ही इंटरवल ऑफ टाइम में, कि 5 सेकंड में 10 मीटर/सेकंड हो गया चेंज, फिर 10 मीटर/सेकंड बढ़ गया। तो देखिए एक्सीलरेशन हम लोग को, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मेरा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये हम लोग जो बनाए ये एक्सीलरेशन का बना दिए। पहले वेलोसिटी देखिए होता क्या है, वेलोसिटी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, कि फॉर एग्जांपल कि 2 सेकंड में ये 4 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर 4 से 8 मीटर ट्रेवल कर लिया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर 12 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो ध्यान से देखिए कि यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे निकाले सर, देखिए यहां से 0 था पहले, तो 0 से 4 गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर और टाइम है 2 सेकंड, वही 2 मीटर/सेकंड आ गया। फिर देखिए 4 मीटर से 8 मीटर गया, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया 4, और टाइम फिर देखिए, तो बार बार मेरा जो वेलोसिटी आएगा वो 2 मीटर/सेकंड ही आएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हर जगह। ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हम लोग पढ़ लिए, अब देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जो हम लोग ऊपर में फिगर बनाए थे, आइए उसी से समझा देते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ध्यान से देखिए, बहुत जगह ये मेंशन रहता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए अगर मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये नहीं बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पे वेलोसिटी एक यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, मतलब 0 से 10 हुआ, फिर 10 से 20 हुआ, फिर 20 से 30 होगा, और उतना ही टाइम में। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो, हम ये नहीं बोल रहे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। कैसे देखिए, इस केस में देखेंगे यहां से यहां तक के डिस्टेंस में, तो 10 - 0 10 ही होता है बाई 5, कितना हो गया 2 मीटर/सेकंड²। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट इंटरवल में 20 - 10 10/5,
फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो हम लोग को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मिलेगा। इफ द इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी is uniform in magnitude and direction, then it is called uniform acceleration, then it is called uniform acceleration। इसमें हम लोग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख रहे हैं आप लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 था 10 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकंड में, 10 था 15 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकंड में। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग देख लिए कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, फिर से बता रहे हैं कि ये मतलब कंफ्यूजन बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन पॉइंट है ये, कंफ्यूजिंग। पता चला कि आप लोगों को बोल देगा कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, आप लोग बोल देंगे कि एक्सेलरेशन तब 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, यूनिफॉर्म है। नहीं, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, जैसे आप लोग देखिए अभी इस केस में, ऊपर वाले केस में, कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक का गैप भी 10 है, फिर यहां से यहां तक का भी गैप 10 है और टाइम इंटरवल भी इक्वल है, तो इसमें यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को पी से। P इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंपल्स। तो देखिए इंपल्स मतलब क्या होता है? इंपल्स को हम लोग ऐसे जानते हैं, हम लोग कुछ कुछ चीज यहाँ पे और भी नोट करते हुए चलना है। पहले तो देखिए इंपल्स होता है क्या? चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो आप लोग देखेंगे कि सर बुक में तो ये एफ डेल्टा टी लिखा रहता है, तो वो कहां से आता है? देखिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब कि जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको बोलते हैं हम लोग इंपल्स। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए क्या हो जाएगा? m कॉमन लेंगे तो v माइनस यू आएगा। देखिए v माइनस यू, यही हो गया मेरा इंपल्स। अब देखिए अगर हम नीचे डेल टी डिवाइड करें और मल्टीप्लाई भी कर दे तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सीलरेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। तो मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं इंटू डेल टी। और आप लोग को याद होगा मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स होता है, जो अभी हम लोग आगे जाके इसको डिराइव भी कर लेंगे। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, ये हम लोग को मिल गया इंपल्स। इंपल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम रहता है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इंपल्स पढ़ लिए, इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? इंपल्सिव फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं इंपल्स बाय टाइम, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन में पूछ सकता है। इंपल्स पर टाइम, इंपल्स का हम लोग यूनिट देख चुके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? फोर्स है, चूंकि न्यूटन ही होगा, फोर्स का हमेशा न्यूटन ही होता है। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ऊपर में निकाले थे इंपल्स का आया था न्यूटन सेकेंड, और नीचे में भी सेकेंड कट गया, इसका भी यूनिट हो गया न्यूटन। तो हम लोग तीनों चीज को देख लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम या एफ डेल्टा टी लिख सकते हैं। और इंपल्सिव फोर्स इंपल्स बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंपल्स, या रेट नहीं बोल सकते हैं, चेंज नहीं हो रहा है इंपल्स, इंपल्स बाय टाइम, ओनली इंपल्स अपॉन टाइम, उसको बोलेंगे हम लोग इंपल्सिव फोर्स। अब हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग को 3 नियम पढ़ना है, हम लोग को पता है। पहला फर्स्ट लॉ को हम लोग और क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखिए व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया कोई भी सब ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि
अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट लॉ क्या बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई टेबल पे रखा हुआ है रेस्ट में है, या कोई बॉडी मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो तब तक बॉडी मूव करते रहेगा जब तक कोई बाहरी बल ना लगे, या तब तक कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में नहीं जाएगा। कब तक? जब कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक है। अब न्यूटन पहला लॉ दिया कि बोला कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसके बाद दिया वो सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या दिया वो कि वो जो बाहरी बल का बात कर रहा था उसको वो डिराइव कर दिया, जो बाहरी बल बोल रहा था उसको डिराइव कर दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोला। कि बोला कि जो बाहरी बल लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि P2 माइनस P1 जो चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका रेट मतलब नीचे T लग गया। अब देखिए हम लोग को ये पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो P2 हो जाएगा mv2, कोई भी बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, P1 हो जाएगा mv1 और नीचे में T। ठीक है, कुछ कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिए तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं सर, m कॉमन ले सकते हैं। तो क्या मिल गया? V2 माइनस V1 अपॉन में T। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन, V2 माइनस V1 बाई T। इसी को तो बोलते हैं एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन बोलते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, देखिए प्रूफ हो गया ये। ठीक है, लास्ट में लिख लेते हैं थर्ड नियम। अब इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। तो पहले देखिए थर्ड लॉ क्या होता है। कि थर्ड लॉ बोला कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब हर क्रिया के विपरीत एक प्रक्रिया होती है, हर प्रक्रिया के विपरीत एक क्रिया होती है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का तीनों लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन होता है। पहला नियम देखिए, पहला नियम में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। तो अगर हम लोग जैसे कि बस में मूव करते हैं या कार में मूव करते हैं, तो कार में अगर मोशन में है, अचानक से ब्रेक मारता है तो बॉडी तो मोशन में ही ना रहता है। तो इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, और सीट बेल्ट न्यूटन का पहला लॉ का एप्लीकेशन है, सीट बेल्ट। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम का एप्लीकेशन है। उसके बाद जो डस्ट उड़ता है, अब लोग जो डस्ट उड़ते हुए देखे हैं, कोई गद्दा है उसको मारते हैं डंडा से, तो डस्ट जो फ्लाई करता है, जो निकलता है उससे गंदगी, उसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद कोई भी सीट बेल्ट का एग्जाम्पल हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या बोला। सेकेंड लॉ आप लोग ये चीज देखे होंगे कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आया था। तो जो क्रिकेट खेलते होंगे, कोई क्रिकेट लवर होंगे, तो वो लोग ये देखते होंगे कि जो धोनी क्रिकेट बॉल कैच करता है पीछे से तो हाथ को पीछे लेके जाता है। वो न्यूटन का सेकंड लॉ को पढ़े हुए इसलिए करते हैं ऐसा, क्योंकि अगर हम लोग हाथ को पीछे लेके जाएंगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे कैच कर रहे हैं तो टाइम है 5 सेकेंड, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? 6 सेकेंड, टाइम बढ़ गया। अब देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम बढ़ा तो टाइम जब बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा। वेलोसिटी कम हुआ तो मेरा एक्सीलरेशन भी कम हो जाएगा, और एक्सीलरेशन कम हुआ तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि फोर्स कम हो रहा है, झटका कम लगेगा उससे। तो अगर हम लोग हाथ को पीछे लेके आए तो झटका कम लगेगा। आप लोग देखते होंगे कोई ऊपर से कूदता है, हाई जंप करता है, तो क्या करता है? वो थोड़ा सा बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो झटका कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, हाई जंपर। न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ, फायरिंग ऑफ रॉकेट। जो रॉकेट को फायर करते हैं तो आप लोग देखते होंगे पीछे में बहुत ज्यादा जोर से धुआं मार के चलता है, प्रेशर बना के चलता है ताकि वो आगे जा पाए। तो फायरिंग ऑफ
रॉकेट। हर क्रिया के विपरीत एक प्रक्रिया होती है। हम लोग जो दौड़ते हैं, रनिंग ऑन ग्राउंड, तो क्या होता है, दौड़ते हैं तो जितना जोर से जमीन पे पैर पटकते हैं उतना वो हमको धक्का मारता है, तो रनिंग इन ग्राउंड हो सकता है, रनिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो बॉम्ब फटता है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ये सारा क्या हो गया, जेट एयरक्राफ्ट, ये सारा क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ है। और थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ देगा कि ये किस लॉ के ऊपर, किस लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। ये तीनों लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका एप्लीकेशन समझ चुके हैं कि क्यों हम लोग एप्लीकेशन को रख रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो हम ही बनाया, तो हम ही लिख देते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। देखिए रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है कि कोई बंदूक हम लोग चलाते हैं, ठीक है, ये है बंदूक, ये है बंदूक, यहां से चलाएंगे हम, ट्रिगर दाबेंगे, आगे जाके गोली निकलेगा, तो बंदूक भी पीछे की तरफ मूव करता है। तो बंदूक जब पीछे की तरफ मूव करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसी को निकालने को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसको आसान तरीके से निकालना ऐसे निकालेंगे। देखिए चूंकि हम लोग को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हल्का फुल्का तो हम लोग समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, m1u1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, समझिए न्यूटन का ये तीसरा नियम है, न्यूटन का ये तीसरा नियम है। तो क्या हो जाएगा, जितना ये इधर मोमेंटम होगा m1u1, पीछे की तरफ भी उतना ही मोमेंटम होगा m2v2। अब यहाँ पे m1 क्या है, m1 है मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास है m1, ठीक है। हो सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ दे, तो बहुत आसान है, देखिए मास ऑफ बुलेट दिया रहेगा, ठीक है। m2 है मास ऑफ गन, गन मास, गन का कितना भार है, मास कितना है। u1 है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और v1 यहाँ पे रख लेते हैं, m1 v1, चलिए m2 v2 रख लेते हैं, यहाँ v1 है, v1 को ले लेते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और v2 है वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, इसी को हम लोग को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन। समझिए क्या बोल रहा है, ये क्या है, मास है बुलेट का, ये है वेलोसिटी है बुलेट का, ये क्या है, मास ऑफ गन का, ये वेलोसिटी ऑफ गन का। और वेलोसिटी ऑफ गन मतलब यही निकालना है कि गन कितना वेलोसिटी में आ जाता है। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 v1 बाई m2 हो जाएगा। मतलब सिंपल से अगर आप लोग को रिकॉइल वेलोसिटी निकालने देते तो क्या कीजिएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और डिवाइड दे दीजिएगा मास ऑफ गन में। सारा चीज दिया रहेगा आप लोगों को, अगर रिकॉइल वेलोसिटी निकालने दिया रहे तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब वही समझ गए रिकॉइल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, कि बंदूक को आगे चलाते हैं तो पीछे की तरफ एक्शन लगता है, और बंदूक कितना वेलोसिटी में होता है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और नीचे में मास ऑफ गन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। कोई दो बॉल है या तो कोई दो गोला है, ठीक है, इसका मास है m1 और ये मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में u1, ठीक है। इसका मास है m2, इसका मास है u2, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या, दोनों टकरा गया, थोड़ी देर बाद दोनों टकरा गया, उसके बाद क्या हुआ, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, ठीक है। टकराने के बाद देखिए कोलाइड कर गया, टकरा गया है दोनों, ठीक है। इसका मास तो वही रहेगा m1, वेलोसिटी क्या हो गया v1, इसका मास तो वही रहेगा m2, वेलोसिटी क्या हो गया v2, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए अगर हम लोग इस तरीके से ले कि यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकाले तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा, पहला केस में टकराने से पहले का। देखिए टोटल अगर मोमेंटम जोड़ेंगे तो m1 u1 प्लस m2 प्लस u2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे इस लॉ को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये चीज हम इसलिए समझा रहे हैं आप लोगों को क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है, बोलेगा कि न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन का किस लॉ पे बेस्ड है, तो न्यूटन का तीसरा नियम पे बेस्ड है। तीसरा नियम क्या बोलता है कि देखिए ये ए है, ये बी पे फोर्स लगाया, मतलब फोर्स ऑफ ए ऑन बी, और फोर्स जो बी है ऑफ बॉल वो ए पे लगाया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और इक्वल होगा। ऑपोजिट का साइन इसे माइनस से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी हो जाएगा, ठीक है।
और इसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एमसीक्यू के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या बोलता है कि m1 v1, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि डिराइव करने आप लोग के एग्जाम में आएगा नहीं। यहां पे m1 u1 प्लस m2 u2 है क्या? यह है इनिशियल। देखिए टकराने से पहले वेलोसिटी क्या था? u1 और u2 था। तो यह है इनिशियल मोमेंटम, इतना था, और यह है फाइनल मोमेंटम। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जितना था पहले, टकराने के बाद भी उतना ही रहता है। ठीक है, टकराने के बाद भी मेरा मोमेंटम उतना ही रहता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है? m1 u1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो पहले मोमेंटम था बाद में भी वही मोमेंटम होगा, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम टकराने के बाद, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, क्योंकि अगर पूछ दे कि आप लोगों को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें से, तो देखिए जो हम लोग फायरिंग ऑफ रॉकेट, ठीक है, फायरिंग ऑफ रॉकेट हो सकता है। उसके बाद वही हम लोग जो बुलेट फायर करते हैं तो हम लोग देखें तो उसका जो रिकॉइल वेलोसिटी निकाले तो वो कैसे निकालते थे? उसी तरीके से निकालते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कि जो पहले मोमेंटम था गन बंदूक चलाने के बाद, मतलब जो आगे के डायरेक्शन में था मोमेंटम पीछे में भी उतना ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद बुलेट हो गया, गन का बुलेट हो गया, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब हो गया। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब हो गया। अब देखिए कुछ कुछ यहीं तक से, क्योंकि इसके बाद जो है ये हमारा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी मोशन है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले ये देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि आप लोग ये बताइए कि लीनियर वेलोसिटी, ये एमसीक्यू के फॉर्म में कभी पूछ सकता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। खैर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई नहीं है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। आप लोग देख लीजिएगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी बना देंगे। तो आप लोग उसको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैकेनिक्स का एमसीक्यू भी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ही इंक्लूड कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन कम से कम 5-6 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, मेटल एलॉयज केमिस्ट्री में, उसी तरह मैकेनिक्स में भी और ऑप्टिक्स में भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, बस वीडियो देखिएगा तो आप लोग एमसीक्यू को कम से कम नहीं छोड़िएगा एक भी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग में, ताकि थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्स अच्छा रहे। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा हम उतना ही जल्दी, क्योंकि एग्जाम सामने है, तो हम जल्दी से इसका सेकंड पार्ट लेके आ जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।